हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हमने किया था फर्स्ट पार्ट पोइट्स एंड पैनकेक्स का और आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट। ओके, चलो। Gemini Studios was the favorite haunt of poets like S.T.S. Yogyar, Sangu Subramaniam, Krishna Sastry and हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ये कुछ कवियों के नाम हैं। तो जेमिनी स्टूडियो जो है वो इन सबका फेवरेट जगह, स्पॉट या फिर हॉन्ट का मतलब होता है घूमने की जगह, है ना, टहलने की जगह या फिर बात करने की जगह था। It had an excellent mass which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. ये यहाँ पर जो था वो सुंदर भोजनालय था। इसमें सारे दिन और रात को भी अक्सर लेट नाइट तक बहुत समय तक अच्छी कॉफ़ी मिलती थी, तो लोग बातें करते करते कॉफ़ी को एंजॉय करते थे। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. है ना, ये वो दिन थे जब कांग्रेस के शासन का मतलब होता था पाबंदी और कॉफी पीते हुए मिलना काफी संतोषप्रद एंटरटेनमेंट होता था, मनोरंजन होता था कि चलो गपशप करेंगे, कॉफी पियेंगे, बातें करेंगे, है ना। Barring the coffee boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated laser, a prerequisite for poetry. दो एक क्लर्क यानी लिपिक और ऑफिस बॉयज को छोड़कर हर आदमी खाली लगता था, जो काव्य की पूर्व शर्त है। काव्य की पूर्व शर्त का मतलब है अगर आपको कविता बनानी है, करनी है, कविता को रचना है ना, उसकी रचना करनी है, तो इसकी सबसे पहली आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए कि आपके पास खाली टाइम होना चाहिए, आप फ्री होने चाहिए, है ना। मोस्ट ऑफ देम वो खादी एंड ब्रो शिप्ड Gandhiji, but beyond that, they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. ओके, तो उनमें से अधिकांश लोग क्या करते थे, खादी पहनते थे, यानी गांधी जी के शिष्य थे, उनके फॉलोअर थे और गांधी जी की पूजा करते थे, परंतु इससे आगे उन्हें किसी प्रकार के राजनीतिक विचार की, पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक विचार की कोई समझ नहीं थी। लेकिन बस इतना ही पता था कि हमें गांधी जी को फॉलो करना है ना, वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनके फैन हैं, ये उनको पता था। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, है ना। तो निश्चित तौर पर या फिर नेचुरली, स्वाभाविक रूप से वे सभी कम्युनिज्म शब्द के खिलाफ थे। अब क्योंकि वो गांधी जी के फॉलोअर थे तो ये ऑब्वियस हो गया कि वो कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद, है ना, साम्यवाद, तो वो साम्यवाद के खिलाफ थे। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन। कम्युनिस्ट क्या होता है, कम्युनिस्ट एक गॉडलेस, ईश्वरहीन व्यक्ति होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, वो ईश्वर में नहीं मानता, वो होता है कम्युनिस्ट। और गांधी जी तो धार्मिक व्यक्ति थे, है ना। ही हैड नो फिलियल और conjugal love, he had no compunction about killing his own parents or his children. साम्यवादी आदमी जो होता है वो होता है ईश्वरहीन व्यक्ति होता है और वो एक ऐसा इंसान होता है जो अपने माता पिता, अपनी पत्नी या पति या एक दूसरे को या बच्चों को, किसी को भी प्यार नहीं करते। और अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स मतलब वो उनको अपने पेरेंट्स को मारने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। जो साम्यवादी होता है वो अपने पत्नी बच्चों का भी नहीं होता है, वो आदमी उनको भी मारने में नहीं हिचकिचाता है। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। जो साम्यवादी होता है ना, उसको अपने माँ बाप और पत्नी बच्चों को मारने में भी ग्लानि नहीं होती, वो उनको भी बहुत इजीली उनकी हत्या कर सकता है, वो होता है एक साम्यवादी। और गांधी जी तो उनके एकदम उल्टे थे, है ना। वह हमेशा, साम्यवादी लोग क्या करते थे, हमेशा भोले और अज्ञानी लोगों के बीच अशांति और हिंसा, है ना, वायलेंस, हिंसा, अनरेस्ट, अशांति, रेस्ट यानी आराम, शांति, अनरेस्ट उसका अपोजिट अशांति। तो ये लोग क्या करते थे, जो हिंसा फैलाने का और अशांति फैलाने का काम करते थे। कहाँ पे, इग्नोरेंट पीपल, इनोसेंट मासूम, इग्नोरेंट अज्ञानी, या फिर जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, समझदार नहीं होते थे ना, इग्नोरेंट अज्ञानी लोगों के बीच में। सच नोशंस विच प्रिवेल एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. Evidence of it was soon forthcoming, है ना।
तो ये साम्यवाद की विचारधारा भी साथ साथ में फैल रही थी। तो ऐसे विचार जो उस समय भी दक्षिण भारत में हर जगह फैले थे, तो ये कम्युनिज्म के विचार काफ़ी हद तक दक्षिण भारत में फैले हुए थे। स्वाभाविक रूप से जैमिनी स्टूडियो के खादीधारी जो कवि थे ना, कवियों में भी अस्पष्ट रूप से फैले थे। अब वहाँ पे फैले हैं, चूंकि ये मद्रास की बात हो रही है, यहाँ पे साउथ में है ना, तो साउथ में कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो ऑब्वियसली जो उस स्टूडियो में काम कर रहे थे, तो उनके मन में भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये होगा इससे संबंधित, है ना। तो कुछ फॉलोअर तो उनके भी होंगे ना, कम्युनिज्म वाले जो कुछ होते हैं, जो गांधी जी को फॉलो ना, उनको गांधी जी की बातें पसंद नहीं होगी, है ना। उनको वो कम्युनिस्ट लोग जो हैं उनके तौर तरीके ज़्यादा पसंद आते होंगे, तो वो भी अस्पष्ट रूप से वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में मौजूद था ये तत्व कम्युनिज्म वाला, है ना। When Frank Buchmann's moral rearmament army, Frank Buchmann's, some 200 strong visited Madras sometimes in 1952. ओके, तो जब फ्रैंक बकमैन का लगभग 200 आदमियों का दल, क्या नाम था उसका, मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी, 1952 में कभी मद्रास आया, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. तो जेमिनी स्टूडियो से बेहतर उनको मेहमान नवाजी करने वाला, गर्मजोशी से स्वागत करने वाला कोई नहीं मिला, है ना। Someone called the group an international circus. किसी ने इसको अंतरराष्ट्रीय सर्कस कहा। इस ग्रुप को क्या बोला कि ये तो सर्कस है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल का। They were not very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, वे झूले पर अच्छा खेल नहीं दिखाते थे, और पशुओं से उनका जो परिचय है वो सिर्फ डिनर टेबल पे होता था। इसका मतलब वो एक ऐसा सर्कस था जो जिनको झूले पे गेम दिखाना नहीं आता, और जानवरों से उनका लेना देना सिर्फ कितना था कि वो इसका मीट खाते थे, मतलब उसको मार के खाते थे, बस इतना ही। वो ऐसा सर्कस था जिनका जानवरों से और झूलों से कोई लेना देना नहीं था। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेस इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। उन्होंने 2 प्ले वहाँ पे मंचन किया था, है ना, बहुत ही व्यावसायिक तरीके से। प्रोफेशनल मतलब बहुत अच्छे तरीके से, परफेक्टली। दे जॉथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर ran several shows in Madras and along with the other citizen of the city. उनके जो नाटक थे जॉथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर, जो मद्रास में उनके अनेक शो हुए, और शहर के अन्य नागरिकों के साथ साथ, है ना, द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन। दूसरे लोगों के साथ साथ तो जेमिनी फैमिली के जो 600 लोग थे, है ना, उनका जो पूरा कर्मचारी थे, मतलब सारे जो उनका पूरा जेमिनी स्टूडियो की फैमिली थी पूरी, उन्होंने भी बार बार उनके वो शोज देखे थे। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। तो इनके जो मैसेज हुआ करते थे, नाटकों के जो संदेश हुआ करते थे, वो सीधी सरल क्या होती थी, नैतिक शिक्षा होती थी, है ना। बट द सेट्स एंड द कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। और लेकिन उनके जो वस्त्र और सज्जा जो थी वो एकदम उम्दा किस्म की थी। फर्स्ट रेट मतलब एकदम बेहतरीन, टॉप थी, है ना, जो टॉपेस्ट, मोस्ट जो टॉप प्लेस होता है वो वाले, मतलब परफेक्ट थी, बहुत अच्छी थी। Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bare stage, a white background, curtain and a tune played on the flute. अब मद्रास और तमिल नाटक की जो मंडलियाँ थी वो बहुत ज़्यादा जो इन्होंने प्लेज का जो मंचन किया था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी, प्रभावित हुई थी, और कई वर्ष तक लगभग सारे तमिल नाटकों में खाली मंच और पीछे की तरफ सफ़ेद पर्दा और फिर बांसुरी की बजती हुई धुन, फ्लूट बजाने, और जॉथम वैली के देखा देख, मतलब उसकी कॉपी कर करके सूर्योदय और सूर्यास्त, सनराइज और सनसेट के जो सीन होते हैं उन्होंने भी अपने प्ले में डालना शुरू कर दिए। मतलब इतना इम्प्रेस हुए कि इसकी कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, है ना। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. अब कई सालों बाद मुझे पता चला कि ये जो MRA आया था, ये जो दल था, है ना, MRA का, वो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का विरोधी था। एक आंदोलन था, उसका विरोधी एक क्या था, आंदोलन था,
जो साम्यवाद फैला हुआ था ना, उसका विरोधी आंदोलन था, वो मुझे कई सालों बाद पता चला। और मद्रास के श्रीवासन जैसे बहुत बड़े आदमी जो थे वो उनके हाथों में खेल रहे थे, है ना। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस, है ना। तो उनके प्रभाव में, मतलब वासन जैसे प्रभावी लोग उनके प्रभाव में आ गए थे। मुझे ठीक ठाक नहीं मालूम था कि सचमुच ऐसा ही था, क्योंकि for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same, MRA or no MRA, international communism or no international communism। तो उनके काम वैसे ही रहे, मतलब इन बड़े लोगों के कोई पता नहीं चलता है, वो कभी भी बदल जाते हैं, उनका पक्ष विपक्ष का कुछ पता नहीं चलता है ना। उनके काम वैसे ही रहे जैसे एमआरए तथा अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के होने या न होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि सचमुच वो उसके एंटी थे कि उनके साथ में थे, क्योंकि इन बड़े लोगों का कुछ पता नहीं चलता है। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज, है ना। तो जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ का समय कम से कम 20 देशों के भिन्न भिन्न रंग और आकार के 200 लोगों का स्वागत करते हुए बहुत अच्छा गुजरा। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो वो जो मेकअप डिपार्टमेंट है ना, उसमें मेकअप बॉय द्वारा मेकअप की मोटी परत चढ़ाए जाने की जो प्रतीक्षा करती भीड़ की भूमिका निभाने वाले लोगों के जमावड़े से ये थोड़ा सा चेंज था, थोड़ा सा अलग था। मतलब वही डेली का रूटीन, वो उस बाल्टी में कलर घोलेगा, ये भीड़ है, और वो भीड़ के मुंह पर कलर पोतेगा, है ना, फिर इसका सीन सूट होगा, तो ये तो डेली होता था। लेकिन ये जो उन्होंने किया ना, अभी 200 लोगों की मेहमान नवाजी करना, है ना, कुछ अलग किया उन्होंने, ये एक चेंज था उनके स्टूडियो में। A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again, we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. अब क्या हुआ? कुछ महीनों बाद मद्रास के बड़े लोगों के फोन बजे। एक बार फिर जेमिनी स्टूडियो में एक पर्यटक का स्वागत करने के लिए, मतलब एक विजिटर, पर्यटक, कोई मिलने वाला, कोई देखने वाला आता है ना, वो एक विजिटर का स्वागत करने के लिए हमने क्या किया, पूरी स्टेज क्लीन कर दी, साफ कर दी, खाली कर दी, है ना। ऑल दे सेड वाज दैट ही वॉज अ पोइट फ्रॉम इंग्लैंड। मैंने सिर्फ इतना सुना कि इंग्लैंड का कोई पोइट है, कोई कवि है, वो है वो विजिटर। द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ, टेनिसन और द more literate ones knew of Keats and Shelley and Byron। तो ये कुछ इंग्लिश राइटर के नाम हैं। ज़्यादातर लोगों ने, जो जो साधारण लोग थे, उन्होंने वर्ड्सवर्थ और टेनिसन का नाम सुना था। थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने किट्स और शैली का सुना था और बायरन का सुना था। एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम एलियट। बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल के या फिर बहुत ज़्यादा किताबों में रुचि रखने वाले, उनमें से बहुत कम थे, शायद कोई एक होगा, वो इलियट को जानता था। हु वॉज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ। लेकिन ये कौन सा पोइट है जिसको हम नहीं जानते, है ना। कम पढ़े लिखे, थोड़े से पढ़े लिखे, उससे थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई एक बंदा जो इलियट को जानता है, ये ऐसा कौन सा राइटर जो सब मिलके भी इसको नहीं जानते। अब कौन आने वाला है ना। ही इज नॉट अ पोइट, ही इज एन एडिटर। ओ, वो कोई पोइट नहीं था, वो तो एडिटर था। That's why the boss is giving him a big reception। इसलिए बॉस उसको इतना बड़ा रिसेप्शन देने वाले हैं ना, है ना, स्वागत करने वाले हैं। Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly आनंद विकटन या विकटन। जो वासन जो थे, बहुत फेमस पर्सन थे, पर्सनैलिटी थी। वो क्या थे, तमिल का जो साप्ताहिक पत्र था आनंद विकटन के एडिटर थे, संपादक थे। और अब यहाँ पे कौन आने वाला है, एक एडिटर ही आने वाला है। तो वो ये हो गए ना, सेम प्रोफेशन के हो गए, है ना। तो इसलिए वो उसका बहुत जोर से स्वागत करने वाले थे, रिसेप्शन, स्वागत। He was not the editor of any of the known names of British publications in Madras, that is, those known at the Gemini Studios। अब मद्रास में जिन ब्रिटिश प्रकाशनों के नाम पता थे, वो तो उनमें से कोई नहीं था। अर्थात जेमिनी स्टूडियो में लोग जानते थे, वह उनका संपादक नहीं था। जेमिनी स्टूडियो में जितने भी संपादकों के नाम वो लोग जानते थे, वो कोई और ही था, वो उनमें से भी नहीं था।
since the top men of the Hindu were taking the initiative. चूंकि द हिंदू के प्रमुख लोग पहल कर रहे थे, द sunrise the surmise was that the poet was the editor of a daily but not from the Manchester Guardian or the London Times. अब अंदाज ये लगाया कि ये कवि किसी दैनिक समाचार पत्र का संपादक था, किंतु वो मैनचेस्टर गार्डियन या फिर लंदन टाइम्स से नहीं था। इतने फेमस अखबारों का जो होता है वो वहां से नहीं था, उससे कोई बिलोंग नहीं करता था। तो फिर ये कौन है? That was all that even the most well informed among us know. बस हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी थी, जो सबसे ज़्यादा जानकार हमारे में से था उसको भी सिर्फ इतनी जानकारी थी कि वो द मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम्स से नहीं है, इसके अलावा किसी पत्र का हो सकता है। तो हमें सिर्फ इतनी जानकारी थी कि कौन आने वाला है हमारे यहाँ पर अभी, है ना। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon, दोपहर को 4 बजे लगभग, द पोइट और द एडिटर, जो भी था वो, कवि है तो कवि और एडिटर है तो एडिटर, हमें नहीं पता, है ना, अराइव्ड, वो आया। ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वो एक लंबा आदमी था और एकदम क्या था, अंग्रेज, वेरी सीरियस, बहुत गंभीर, एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और बिल्कुल अनजान हम सब से, हमने उसको पहले कभी नहीं देखा। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, अब वो आया, जो शूटिंग जो स्टेज पर रखे थे, आधा दर्जन लगभग पंखों की तेज हवा को वो झेलते हुए, है ना, वो अंदर आया। द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच, हमारे बॉस ने एक लंबा सा भाषण पढ़ा। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोएट और द एडिटर। तो उनके भाषण से ये कि वो खुद, ये जो मेहमान लेके आए हैं उनको, वो खुद भी उसको नहीं जानते थे, है ना। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। जो उनका भाषण था वो बहुत लंबा था, है ना, ये, और यह स्पष्ट था, भाषण के शब्द जो थे वो सामान्य थे, परंतु जहां तहा इसमें कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे थे, फ्रीडम और डेमोक्रेसी के शब्द यूज हो रहे थे उनके भाषण में। देन द पोइट स्पोक, फिर वो कवि बोला।